अब दूसरी कहानी। 1841 में P.T. बर्नम, एक यंग आदमी, अमेरिका का सबसे अच्छे शोमैन की रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक म्यूजियम खरीदने का सोचा। पर अब यहाँ उसके सपनों, उसके प्लान्स और म्यूजियम के बीच में एक ही प्रॉब्लम थी, और वो ये कि उसके पास पैसे नहीं थे। म्यूजियम के ओनर उससे $15,000 मांग रहे थे, पर बर्नम के पास पैसे तो नहीं थे, पर एक बहुत ही बेहतरीन प्लान था जो कि ओनर्स को पसंद भी आया। और इसके साथ ही उसने बहुत सारे रेफरेंसेस और गारंटर्स को कैश से रिप्लेस कराने में सफल हो गया। अब यहां ओनर्स और बर्नम ने एक वर्बल एग्रीमेंट किया म्यूजियम को बेचने और खरीदने को लेकर। पर लास्ट मोमेंट पर एक पार्टनर अपने किए हुए एग्रीमेंट से पीछे हट गया और अपना म्यूजियम और उसकी सारी कलेक्शन उन्होंने पील्स म्यूजियम के डायरेक्टर्स को बेचने का डिसाइड किया। अब इस पर बर्नम को तो बहुत गुस्सा आया, मगर उस पार्टनर ने बर्नम को एक्सप्लेन किया कि भाई, बिजनेस बिजनेस होता है, तुमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है हमें। म्यूजियम पील्स को बेचा गया क्योंकि पील्स की रेपुटेशन है मार्केट में, और बर्नम तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है। अब बर्नम ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि अगर उसकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है जिसे देखकर लोग उसके साथ बिजनेस करें, तो अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो अब पील्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा। अब कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये कहानी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर। यहाँ अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करने को ठीक नहीं कहा जा रहा है। तो साहब, अब बर्नम ने न्यूज़पेपर में एक लेटर कैंपेन छेड़ दिया जिसमें कि वो ये कहने लगा कि पील्स का स्टॉक मत खरीदो क्योंकि ये बहुत फटे हाल लोग हैं, इनको बिजनेस करना नहीं आता, और ये दूसरा म्यूजियम भी खरीदने वाले हैं, जिसके बाद इनके पास पैसों की और बहुत कमी हो जाएगी। अब इस कैंपेन ने वाकई बहुत अच्छा काम किया और पील्स का स्टॉक नीचे आ गया। अब क्योंकि पील्स का रिकॉर्ड और रेपुटेशन बहुत नीचे आ गई थी, तो ये देखकर म्यूजियम के ओनर्स ने पील्स के साथ की हुई अपनी डील को अबैंडन कर दिया और अपना म्यूजियम बर्नम को बेच दिया। अब इस झटके से निकलने में पील्स को कुछ साल लग गए, पर वो ये नहीं भूल पाए कि बर्नम ने उनके साथ किया क्या था। तो इस दफा मिस्टर पील ने बर्नम के ऊपर बिजनेस अटैक करने का डिसाइड किया। उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो एक बहुत हाई लेवल साइंटिफिक एंटरटेनमेंट को प्रमोट करेंगे। उन्होंने म्यूजियम में, जिससे कि उसकी खोई हुई रेपुटेशन वापस मिलेगी और वो बर्नम के बिजनेस को भी पीछे कर देंगे, जो कि उनके एंटरटेनमेंट के सामने बहुत बोरिंग लगेगा। और हिप्नोटिज्म उनका मेन साइंटिफिक अट्रैक्शन था। और अब बहुत भीड़ भी उनके म्यूजियम में जाने लगी थी, और कुछ टाइम तक तो उनका ये बिजनेस बहुत अच्छा भी चला। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बर्नम का फाइट बैक करने का टाइम आ गया था, पील्स की रेपुटेशन को फिर से चोट पहुंचाने का। इसके लिए बर्नम ने भी अब हिप्नोटिज्म का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, और वो करवाया एक राइवल के तौर पर, जिसमें कि वो एक
बच्ची को हिप्नोटाइज करके बेहोशी की हालत में पहुंचाता था और फिर अपनी ऑडियंस या कहें कि स्पेक्टेटर्स में से एक को ट्रांस की सिचुएशन में पहुंचाने की कोशिश करता, जो कि वो जितना भी जोर लगाकर ट्राई करता वो पूरा फेल्ड ही साबित होता। और फिर जब भीड़ उस पर हंसती तो वो जोश में आकर भीड़ को चैलेंज करके कहता कि ये साबित करने के लिए कि छोटी बच्ची के ऊपर किया गया उसका हिप्नोटिज्म असली है, वो उसकी एक उंगली को काट देगा और बच्ची को पता भी नहीं चलेगा। अब लोगों में सन्नाटे जैसा माहौल हो जाता था। पर जैसे ही बर्नम अपने चाकू पर धार लगाना शुरू करता, वो बच्ची अपनी आंखें खोल देती और वहां से उठकर भाग जाती और लोग जोर जोर से हंसते। अब यही पैरोडी का शो उसने कुछ हफ्तों तक जारी रखा और फिर कुछ टाइम के बाद ही ऑटोमेटिकली पील्स के शो में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया और उसको सीरियसली लेना छोड़ दिया। बहुत कम लोग अब पील्स के शो को देखने के लिए जाते थे और कुछ हफ्तों के बाद पील्स का शो बंद ही हो गया। और इधर कुछ सालों में बर्नम ने बहुत नाम कमाया और उसकी रेपुटेशन एक बहुत बोल्ड, एक परफेक्ट शोमैन की बन गई, जो कि ताउम्र उसके साथ रही। और उधर पील्स की रेपुटेशन कभी रिकवर ही नहीं हो पाई। अब साहब इस कहानी को थोड़ा समझते हैं कि यहां बर्नम ने 2 टैक्टिक्स अपनाई पील्स की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। पहला, वो तो बहुत सिंपल मेथड था, उसने शक को पैदा किया पील्स के बिजनेस को लेकर लोगों के बीच में। शक एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। जब हम उसको किसी के दिमाग में प्लांट कर देते हैं तो वो आदमी एक बड़े हॉरिबल डिलेमा में आ जाता है। और अगर कोई खुद को प्रूव भी कर दे कि उसके खिलाफ साजिश की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि बताया गया है, तो भी लोगों के मन में थोड़ी ही सही पर शक की एक लेयर तो रह ही जाती है। और रह जाते हैं कुछ क्वेश्चंस भी कि क्या सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ वगैरह। और जब बर्नम की अपनी कुछ रेपुटेशन बन गई, तब उसकी दूसरी टैक्टिक बर्नम ने अपनाई और वो ये थी जेंटलर टेक्निक, जिसमें कि उसने फेक हिप्नोटिज्म का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसमें उसने अपने राइवल का, उसके बिजनेस, उसकी साख का मजाक बनाया और वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब इस तरीके से हम देखते हैं साहब कि अगर हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम अगर लोगों की नज़रों में गिर जाता है तो सब कुछ ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जिसे कि बनाने में सालों लग जाते हैं। तो हमारा लॉ नंबर 5 यहीं ख़त्म होता है। अगली बार मिलेंगे लॉ नंबर 6 के साथ, जो है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। तो क्या ख्याल है साहब आपका इस लॉ के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप इससे पहले के लॉज भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साहब, आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।